और मुंब्रा भी ठाणे शहर का ही एक हिस्सा है। मगर होता क्या है कि मुंब्रा में एज अ स्मार्ट सिटी जो डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो है वो 16 साल से लगातार आमदार है, उसे कितना पैसा लाना चाहिए था यहाँ पे? कम से कम 1000 करोड़ रुपए सालाना लाना चाहिए था। आज इस 16 साल के वक्फे के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मैंने पता किया 2022 में, तो पता ये चला कि माननीय आमदार साहब ने सिर्फ 116 करोड़ रुपए अब तक लाया मुंब्रा कौसा की। सभी दर्शकों का दैनिक महानेटवर्क में स्वागत है। मैं मंसूर डोसानी। आज हमारे साथ मुंब्रा की एक जानी मानी हस्ती राजू अंसारी जी जुड़े। आज हम राजू अंसारी जी से जानेंगे कि जो कुछ जनता के सवाल है जो वो अपने प्रत्याशी से या अपने समाज सेवकों से या फिर ये कहिए कि राजनेताओं से नहीं पूछ पाते हैं या उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर समस्याएं जनता की होती। तो आज हम राजू अंसारी जी से उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके प्लानिंग्स क्या है, आगे वाली योजनाएं क्या है, और इसी सिलसिले में हम राजू अंसारी जी से बात करते हैं। राजू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। राजू अंसारी जी, आज हम आपसे कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे रोजगार है, योजनाएं है, नई प्लानिंग है, हमारी शहर की दिक्कतें हैं, जो जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। राजू अंसारी जी, आपसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आज हमारे शहर में या यूं कहिए आपके इलाके में रशीद कंपाउंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पूरे रशीद कंपाउंड में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी को लेकर के। आज रशीद कंपाउंड में बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन पेट्रोल पंप से लेकर के देवरीपाड़ा जो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर का इलाका है। आज इस इलाके में पिछले 25 सालों से हम कार्यरत हैं। हमने जगह जगहों पर पानी की लाइन डाली है, बहुत जगहों पर हमने पानी के कनेक्शंस दिए हैं, नए पानी के पाइपलाइंस डालने का काम हमने किया है। मगर चूंकि बहुत तेजी से आबादी यहाँ बढ़ रही है, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि नई नई बिल्डिंगों का काम किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा लीगल कंसेशन मेरे ही वार्ड में हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप नोबल देख सकते हैं, मुक्ता घरौंदा देख सकते हैं, नूर सर की बिल्डिंग देख सकते हैं, फिर नूर महल देख सकते हैं, आप फरीद नूरी साहब की दोनों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हैं। सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बिल्डरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। अब जब यहाँ पर नई आबादी बसेगी तो उनको पानी की जरूरत होगी, और मैं समझता हूँ कि सबसे बेसिक अम्यूनिटीज जो होती है वो पानी होती है। तो पानी के आदमी का, इंसान का मतलब जिंदगी नहीं चल सकती है। राजू अंसारी जी, आज शायद पिछले 25 सालों से आप समाज सेवा में हो, नगर सेवक भी आपके घर से, घर ही से हमारे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं 25 सालों के अंदर कुछ समस्या अभी भी वैसी ही है जी, वो पूरी होनी चाहिए थी या ना हुई हो? बिल्कुल। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? ऐसा है कि हमारे मुंब्रा कौसम में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक को लेकर के है, जिसके ऊपर हमारी ऊपर तक की बात हुई, चाहे वो नितिन गडकरी साहब से बात होना हो, चाहे खासदार साहब से बात होना। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंब्रा कौसा को सिर्फ एक ही एग्जिस्टिंग रोड है, वही इनकमिंग है, वही आउटगोइंग है। अब जब लोगों को अंदर आना और जाना है तो आप वहाँ देखते हैं कि हॉकर्स लोगों ने मोर देन 50% ऑफ द एरिया, जो रोड का जो हिस्सा है, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। राजू अंसारी जी, ठाणे शहर एक स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, 17वें नंबर पर है। 17वें नंबर पर है, और मुंब्रा भी ठाणे शहर का ही एक हिस्सा है। मगर होता क्या है कि मुंब्रा में एज अ स्मार्ट सिटी जो डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या आगे प्लानिंग करोगे, या इसके लिए आपके पास क्या योजना है, आपके पार्टी के पास या आपके जो गठबंधन की सरकार है उनसे कुछ बात हुई है, या उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं किसी गठबंधन का साथी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। मैंने जिंदगी में कभी कांग्रेस छोड़े किसी दूसरे पार्टी के अंदर पद नहीं लिया है, तो मैं प्योर कांग्रेसी हूं। मगर जब बात मुंब्रा कौसा के नुमाइंदगी की आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है ये, आज तकरीबन 12 लाख मुसलमान यहाँ पर रहता है, तो यहाँ की नुमाइंदगी मैं ये समझता हूँ एक मुसलमान को करनी चाहिए, और इसी वजह से मैं टीम नजीब मुल्ला के साथ में जुड़ा हूँ। हमारे शहर में फुटपाथ, मगर वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो अब ये तो आपकी पहली बात हो गई, मैं किसी गठबंधन से नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुंब्रा कौसा के अंदर, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं, 17वें नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी है, उसमें 17वें नंबर के अंदर थाना आता है। थाना को कई अवार्ड मिले, सफाई के अंदर अवार्ड मिले, ग्रीनरीज के अंदर अवार्ड मिले, तालाब के संरक्षण के अंदर अवार्ड मिले उनको, स्मार्ट रोड्स के अंदर अवार्ड मिले हैं, और कचरों के निवारण के अंदर उनका अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसा क्या है कि थाना जो बगल में ही हमारे, जो इसी थाने महानगर पालिका का हिस्सा है, जहां बीपीएमसी एक्ट वहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, संविधान वहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, जो आईपीसी एक्ट है वो वहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। तो ऐसा क्या है कि तीनों एक्ट सेम होने के बावजूद मुंब्रा के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, मुंब्रा के अंदर काम नहीं हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है कि हमारी नुमाइंदगी
हमारे जो बेसिक मसले हैं, देखो हर मसला जो है ना इंटरकनेक्टेड है एक चीज से, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हॉकर्स, अगर हॉकर्स का प्लाजा बन जाता तो ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, ट्रैफिक की मसला खत्म हो गई तो कचरे का मसला खत्म हो जाएगा, कचरे का मसला खत्म हो गया तो नालों के मसले खत्म हो जाएंगे, नाले के मसले खत्म हो गए तो स्ट्रीट लाइट का मसला खत्म हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट का मसला खत्म हो गया तो जो ड्रग्स एडिक्ट लोग बैठ कर आइसोलेटेड एरिया में बैठते हैं, ड्रग्स पीते हैं या बेचते हैं, वो मसला खत्म हो जाएगा। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है। हमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के लिए, क्योंकि हमारी महानगर पालिका है, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, ये सब सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंदर आती है, स्वयंसेवी संस्था के अंदर आती है। और इसका एक गाइडलाइंस तैयार किया गया है जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1991 कहा जाता है। इस 1991 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए कि 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होनी चाहिए, 1.2 किलोमीटर के अंदर ही हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए, जहां जहां पर भी आपके रोड्स है, नेशनल हाईवे है, क्योंकि हमारा जो रोड है ये नेशनल हाईवे, एनएचएआई की प्रॉपर्टी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रिक्शा स्टैंड है वो बराबर बेस के जरिए से होने चाहिए। आज आप देखिए मुमरा का तकरीबन 27 एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट है। आप कादर पैलेस देख लीजिए, चांद नगर देख लीजिए, अमृत नगर देख लीजिए, किस्मत कॉलोनी देख लीजिए, रशीद कंपाउंड देख लीजिए, शिमला पार्क देख लीजिए, कौसा गांव की गली देख लीजिए, अलमास कॉलोनी देख लीजिए, तनवर नगर देख लीजिए, ऐसे 27 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है। आपको कहीं पर वहां पर एक भी रिक्शा का बे दिख रहा है क्या कि जहां 10 रिक्शा वाले बैठ करके पैसेंजर को बिठा और वहां से आगे लेके जाए? नहीं है। मैनेजमेंट जो होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है? वो मैनेजमेंट वो क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है कि मुमरा कौसा के अंदर एक आदमी ने अपनी 23 नगर सेवकों से 18 नगर सेवक उसी के पास है। वो 18 नगर सेवकों को लेने के बावजूद, महानगर पालिका के अंदर बहुत उसकी धाक रखने के बावजूद, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी धाक रखने के बावजूद, वो मुमरा कौसा में पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है। आज आप मुझे एक बात बताइए कि हम जो नगर सेवक होते हैं, 40 नगर सेवक के ऊपर एक आमदार होता है, 40 नगर सेवक के ऊपर एक आमदार होता है। एक नगर सेवक अपने वार्ड के अंदर 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए ला करके काम कर लेता है। और हम जब किसी को वोट देते हैं तो हम 3 मरतबा वोट देते हैं। हम कॉर्पोरेशन में वोट देते हैं, हम एमएलए इलेक्शन में वोट देते हैं और एमपी इलेक्शन में वोट देते हैं। तो जब हम कॉर्पोरेशन में वोट देते हैं तो हम नगर सेवक से तवक्को हमारी ये होती है कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फंड लगा के हमारे इलाके का अंदर डेवलपमेंट करे। उम्मीद जो होती है ना, देखिए जनता की उम्मीद नगर सेवकों से पूरी कर लूं मैं। हाँ, तो जिस तरीके से महानगर पालिका के कामों के लिए नगर सेवक चुना जाता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है, अभी आज हमारी महानगर पालिका सिर्फ 5,500 करोड़ की बजट है सालाना, सिर्फ 5,500 करोड़ का। मगर जिसको हमने नुमाइंदा बना करके महाराष्ट्र में भेजा, वहां का बजट कितना मालूम है आपको? आज पूरे देश के अंदर 28 स्टेट्स है, इस 28 स्टेट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट अगर बजट किसी का है तो वो महाराष्ट्र का है। 8 लाख करोड़ का बजट है हमारा। इस 8 लाख करोड़ के बजट के अंदर एक शख्स जो है वो 16 साल से लगातार आमदार है, उसे कितना पैसा लाना चाहिए था? यहाँ पे कम से कम 1,000 करोड़ रुपए सालाना लाना चाहिए था। आज इस 16 साल के वक्फे के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मैंने पता किया 2022 में, तो पता ये चला कि माननीय आमदार साहब ने सिर्फ 116 करोड़ रुपए अब तक लाया मुमरा कौसा के लिए। तो हम जिसको आमदार चुन कर देते हैं, जिसको हमारा रहनुमा बनाते हैं, बड़ा वोट देते हैं, उसको लाख के ऊपर वोट देते हैं। नगर सेवक क्या 4,000-5,000 वोट में जीत जाता है। हम जिसको लाख वोट दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती है तो उसने मुमरा कौसा के अंदर बेसिक कम्युनिटीज देनी चाहिए ना। आज 2009 से लेकर आज तक कोई नई स्कूल नहीं बनी। मैं उसी मुद्दे पर मैं आने वाला हूँ आपके पास। मुझे यही कहना था कि एक नगर सेवक होता है, एक आमदार होता है, एक खासदार होता है, एमपी होता है, ठीक है। एक नगर सेवक का एक विजन होता है कि वो उसके वार्ड के लिए, उसके इलाके के अंदर सिविक तरीके से काम करे। हाँ, तो जैसे आपने बताया फुटपाथ है, ट्रैफिक है मसला, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाली एक सबसे बड़ी, जो भले छोटी चीज है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है फुटपाथ की। बिल्कुल, राइट टू वॉक। फुटपाथ होगा तो ये राइट टू वॉक होगा, के लिए पार्किंग के लिए एक समस्या हल होगी। तो इसके लिए एक विजन, जो आपका विजन क्या है आपके? आज हम आमदार, ठीक है, हम उस टॉपिक पर भी आएंगे, बट राजू अंसारी जी का विजन क्या है? राजू अंसारी जी क्या प्लानिंग कर रहे कि भाई यहाँ पर फुटपाथ हो जाए, यहाँ पर एक प्रॉपर से पार्किंग जोन हो जाए। पार्किंग जोन इन द सेंस अगर फुटपाथ बनता है तो उसके लाइन में हम पार्किंग कर सकते हैं, उसका पार्क हो सकता है, ऑड एंड इवन पार्किंग होती है। बहुत सारे धोरण है महानगर पालिकाओं जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंदर होते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे को देखो, मुमरा कौसा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि हमारे हाईवेज जो, ये हमारा हाईवे है, ये मुंबई पुणे हाईवे है, ये इस हाईवे के ऊपर मोर देन 50% एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट किसका है? हाथ गाड़ी वालों का, पान वालों का, कबाब पान वालों का, हुजूरी वालों का, कटलेरी वालों का। ये सारे लोगों ने मिल करके पूरे मुमरा कौसा के हाईवे को हाईजैक किया हुआ है। तो ये उनकी गलती नहीं है, वो इसलिए हाईजैक किया हुआ है कि इस शहर के अंदर जो मुमरा स्टेशन से लेकर के सीलफाड़ा तक तकरीबन 5.5 किलोमीटर का है। अगर आप 1.2 का जो क्राइटेरिया अगर आपको वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अगर आप देखते हैं, तो मुमरा में कम से कम 5 जगह पर
हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए था, आज एक भी नहीं है। एक हमारे अवार्ड साहब ने बहुत पहले जब शरद पवार साहब उन्होंने बुला करके एक ओपनिंग की थी, एमएमएलए के सामने 5 करोड़ रुपया खर्चा करके एक टप्पे बनाए थे, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े टप्पे बनाए थे, वो तोड़ दिए गए। तोड़ने के बाद में वहां पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे जो मुमरा स्टेशन के ऊपर जिनकी दुकानें टूटी थी या मुमरा रोड वाइडनिंग जिनकी दुकानें टूटी थी, उनको वहां पर दुकान को दे दिया गया, हॉकर्स प्लाजा खत्म हो गया। उसके बाद में हमारा जो फायर ब्रिगेड के पास एक हॉकर्स प्लाजा का हमने प्रपोजल डाला था महानगर पालिका की तरफ से, वो आज पड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा और हमने हमारी मेहनत हमने अच्छी तरीके से साफ मन से और साफ दिल से अगर की, तो हम मुमरा में कम से कम 3 हॉकर्स प्लाजा सबसे पहले इसी साल के अंदर देंगे इंशाल्लाह। जिससे ये होगा कि कम से कम हमारा रोड इन एनक्रोचमेंट से फ्री हो जाएगा। जब ये रोड एनक्रोचमेंट से फ्री होगा तो हमारे पास जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसी तरीके से राइट टू वॉक एक्ट है। राइट टू वॉक एक्ट के अंदर फुटपाथ के ऊपर किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तब हमको पेन पार्क का धोरण लाना है, किस तरीके से पेन पार्क की पॉलिसी होती है। आज थाना में आप जाके देखिए, ऑड एंड इवन पार्किंग होती है, ऑड डेट्स को यहाँ पार्किंग होती है, इवन डेट्स को यहाँ पार्किंग होती है। कुछ ऐसे आइसोलेटेड एरिया तो जो बड़ा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, तो वहां पर वो ला करके अपना पार्किंग प्लाजा वहां पर कर लेते हैं और सिस्टमेटिकली करने पड़ेंगे। क्या है ना, हमारा जो कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, तो कलवा और मुमरा, कलवा में देखोगे तो डेवलपमेंट एक अलग है और मुमरा में जो एक डेवलपमेंट है वो अलग है। बिल्कुल। तो वो जो डेवलपमेंट अलग है, तो रिस्पॉन्सिबल अगर हम किसी राजनेता को मानोगे कि नहीं बिकॉज हम भी रिस्पॉन्सिबल है, बट मेरा ये है कि जनता, उनका क्या सहयोग होना चाहिए आपके पास? देखो, जनता को मैं दोषी नहीं मानता, इसमें बहुत बड़ा फेलियर हमारा दोषी नहीं, उनका सहयोग होना चाहिए था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मुमरा कौसा में सबसे बड़ा मसला होता है कचरे का। हमारे मुमरा कौसा के लिए हमने मांगनी भी की थी हमारे कमिश्नर साहब से, और 2013 में या 14 में मेरे ख्याल से असीम गुप्ता साहब जब थे तब उन्होंने मुमरा के अंदर ट्वाइस अ ईयर मानसून, जैसे प्री मानसून क्लीनअप होता नाले का, आफ्टर मानसून भी क्लीनअप हमने चालू करवाया था। मगर ये समझता है कि मुमरा की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि मुमरा में इलिटरेसी रेट ज्यादा है, मुमरा में झोपड़पट्टी और झुग्गियां ज्यादा है, स्लम्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि हम हमारे कचरे को नाले में, लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से हम हमारा कचरा जो है रोड पे, रस्तों पे, नालों में फेंक देते हैं, और जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। और हम लोगों ने आज भी देखा है कि जिस भी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी साफ सफाई का, या चाहे अभिषेक कंस्ट्रक्शन हो, चाहे क्रिस्टल हो, क्रिस्टल हो गया, तनवर नगर हो गया, मित्तल ग्राउंड हो गया, कहीं पर भी, तो वो उनके पास उतने, जैसे मैंने भी उनसे बात की थी, तो उनके पास उतनी गाड़ियां नहीं थी कि उन्होंने कहा कि हम कचरा उतना उठा नहीं सकते। तो फिर इसका जनता को जो एक भुगतान देना पड़ रहा है, ये बिल्कुल झूठ और सरासर बेबुनियाद बातें हैं। हमारी महानगर पालिका जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, 2014 में प्राइवेटाइजेशन किया गया और 2016 से इसको लागू किया गया। उससे पहले इसी महानगर पालिका के अंदर जो हमारे सफाई कामगार थे, उनकी पगार, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पगार, मुकादम की पगार, और साथ में जो मशीनरी लगती थी, जेसीबी, डंपर्स, पोखलेन, इन सब का खर्चा मिला करके सालाना हमारा खर्चा होता था 6 करोड़ रुपया। हमने जब प्राइवेट किया इसको, तो प्राइवेट करने के वक्त में सबसे पहले क्रिस्टल कंपनी ने टेंडर भरा। आपको मालूम है टेंडर कितने का था? 15.5 करोड़ रुपए का। मतलब हमने तकरीबन 250 गुना ज्यादा पैसा दिया। किस लिए दिया? इसलिए दिया कि मुमरा कौसा में जो कचरे का डिगार है ये और अच्छे तरीके से हो जाएगा, हमारे को सहूलियत मिलेगी और हमारा एरिया जो है, हमारा जो पूरा मुमरा कौसा जो है वो क्लीन हो जाएगा। मगर उसका उल्टा हुआ। आज ये हाल है इस टेंडर निकालने के बाद में, और आज 6-7 साल से हमारा मुमरा कौसा 2016 से ये प्राइवेटाइज हो चुका है। 4 और 5 9 साल हो चुके हैं। इस 9 साल के अंदर समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह के आपको मैं डेप्थ में गया, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, तो पता ये चला कि पिछले 4-5 सालों से जितने भी उसके अंदर गाड़ियां जो लगी है, टिप्पर जो लगी है, किसकी लगी है मालूम है आपको? वो हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार है उन्हीं के चमचों की लगी हुई है। 45 गाड़ी उन्हीं के चमचों की लगी हुई है, और वो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमा रही है। कैसा पैसा कमा रही है आपको बताता हूं मैं, कि हमने जब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमारा काम क्या है कि गटर साफ करो, गड्ढा गाड़ी घुमाओ, सोसाइटी के कचरे उठाओ, रोड पे और झाड़ू मारो, चालियों के अंदर झाड़ू मारो, चालियों के चैम्बर साफ करो, चालियों के कचरे उठाओ। वो उसका उल्टा हो रहा है। ये है कि मुमरा कौसा में जितने भी होटल है, जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी चाइनीज कॉर्नर है, जितने भी चिकन एंड मटन शॉप है, जितने भी बीफ शॉप है, उनसे हफ्ता बांध दिया गया है। पैसा उनसे लिया जा रहा है और उनका कचरा उनके घर पे, मतलब उनको डोर टू डोर सर्विस दी जा रही है। उनका कचरे का डब्बा भरता नहीं, उससे पहले उनका कचरा उठा लिया जाता है, करे और हफ्ता दे रहे हैं, उसका कचरा, उनकी सफाई हो रही है, तो कमा रहे हैं। राजू भाई, हमारे मुमरा शहर में कई दिग्गज लोग हैं, हाँ,
आप हो गए, मतलब नबी दरवाजा बंद कर दे, है, शमीम भाई हो गए या फिर जी। सैयद अली भाई साहब हो गए, हाँ। आपसी मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल कुछ नहीं है कि दो पार्टी अलग अलग है, उसमें कई पार्टियां हैं, दो नहीं कई पार्टियां हैं यहाँ पर और कई दिग्गज भी है। बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पर कि इतने दिग्गज लोग होने के बावजूद भी, देखिए अगर जहां जनता की बात आती है तो ठीक है, आपसी रंजिश है या फिर कोई मनमुटाव जो भी है वो अलग बात है, पर इतने दिग्गज होने के बाद भी जो एक मैनेजमेंट आना चाहिए या फिर जो एक फैसिलिटीज आना चाहिए हमारी मुमरा के जनता के लिए, हाँ। वो आ नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता को राजू भाई से अगर उम्मीद है, जनता अगर राजू भाई को चुनकर दे रही है, वो अपना नुमाइंदा दे रही है, तो उनको उम्मीद राजू भाई से है, उनको पार्टी से नहीं है। नहीं, पार्टी से नहीं है, हमारा इंडिविजुअल, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो, जब वो चुनकर आता है तो वो उसके मर्जी से पक्ष में कोई भी चला जाता है, मगर जनता जो है वो राजू भाई को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को वोट देती है, उम्मीद उनको उनसे होती है, उन्हीं से ज्यादा उम्मीद है। तो विजनरी जो बोलते हैं कि राजू भाई का विजन देखकर हमने वोट दिया है, बिल्कुल, तो वो विजन कहीं ना कहीं सारे नेताओं का कम पड़ रहा है या उनकी मेहनत कम पड़ रही है। तो ऐसी क्या वजह हो रही है कि हमारा मुमरा जो एक स्मार्ट सिटी के अंडर में आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है? अभी आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे यही बाजू में हमारे MM वैली के अंदर एक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जिसे बनाया महानगर पालिका ने, पैसा दिया महानगर पालिका ने, जमीन दी महानगर पालिका ने, एग्जीक्यूशन किया महानगर पालिका ने, उसको उठा करके हमारे यहाँ के लोकल आमदार सब प्राइवेटाइजेशन कर देते। आपने उनका वीडियोस देखा होगा, देखा शायद आपने, उन्होंने कहा कि नहीं हम उसको प्राइवेट कर देंगे, अच्छे से काम होगा। उसी के खिलाफ हमारी टीम ने ये एक लेटर दिया था, आप पढ़ लीजिए इसको। इस लेटर में हमने कहा कि नहीं प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए, PPP के तथ्य के ऊपर नहीं देना चाहिए। महानगर पालिका जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल चला रही है, उसी तरीके से हकीम अजमल खान हॉस्पिटल को भी चलाना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गरीबों का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। बनाई 2004 में हमने उसका नींव रखी, 2007 में स्कूल बनकर तैयार हुई। आज 13 स्कूल एक ही बिल्डिंग के अंदर चलती है, 6,500 बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं। हमने 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लेकर आया कि हमारी सेकेंडरी स्कूल चालू होनी चाहिए महानगर पालिका में। 8वीं 9वीं 10वीं नहीं थी हमारे पास, नहीं। नजीब मुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट गए और लेकर आए, सबसे पहले राबड़ी में चालू हुई। आज हमारे पूरे मुंबई कौसा में 8वीं 9वीं 10वीं की स्कूल उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में चालू की गई। ये हमारे कोशिश का श्रेय जाता है। आज मुंबई कौसा के अंदर हमारे आमदार साहब ने सिर्फ 116 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट से लाया 15-16 साल के अंदर, और हमने माशाल्लाह 2022 में जब एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार बनी तो हम गए उनके पास, क्योंकि उधर हमारी सुनवाई हुई। हमने जाकर बोला कि नहीं हमारे मुंबई कौसा को पैसे की जरूरत है, उन्हें तकरीबन 135 करोड़ रुपया दिया। आज खासदार साहब ने हमारे को पिछले 1.5 महीने के अंदर 77 करोड़ रुपए 77 करोड़ रुपए नाले बांधने के लिए दिया, उसका भी GR आपके सामने पड़ा हुआ है। हमारे नजीब मुल्ला साहब ने लाइब्रेरी के लिए 2 करोड़ रुपया, MM वैली कब्रिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपया, स्कूल के लिए तकरीबन 22 करोड़ रुपया, हमारे अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए 1.5 करोड़ रुपया, आगरीकोली भवन के लिए 5 करोड़ रुपया, प्लेग्राउंड के लिए 4 करोड़ रुपया। इस तरीके से तकरीबन 181 करोड़ रुपया उन्होंने मुमरा कौसा के लिए लाया, जिसका काम चालू है। आप देख सकते हैं पूरे मुमरा कौसा में जाकर के हर जगह पर जो काम चालू है 99.9% वो काम सिर्फ और सिर्फ हमारी निधियों से चालू है, हमारी टीम की निधियों से काम वो चालू है। लेकिन जनता का ये भी सवाल होता है कि कोई भी राजनेता हो या कोई भी पक्ष का हो, कि जब वो कहते हैं कि ये हमारी निधि से चालू है, जनता इज द टैक्स पेयर। बिल्कुल, जब जनता टैक्स पे करती है तभी वहां निधि कलेक्ट होती है और उसी से काम होता है। बिल्कुल, तो श्रेय तो बाद की चीज है। हाँ। लेकिन जो चीजें आनी चाहिए, देखो अजमल जो हॉस्पिटल है हमारा, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, वो कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए एक मजाक है, मजाक ही बनकर रह गया, पूरा एक मजाक बनकर रह गया। हर कोई आता है वहां पर एक आंदोलन करता है, वहां की कमियां गिनाता है और चला जाता है, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। इसमें जनता का क्या दोष है? जनता को जो एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ टैक्स पेयर। अभी इसको मैं थोड़ा सा खुलासे में बोलता हूँ मैं आपको, मैं कि उस हॉस्पिटल को जो चला रहा है PPP तत्व के जिसका एग्रीमेंट है, उसका नाम है प्लैटिनम हॉस्पिटल्स लिमिटेड। यहीं पर प्रॉब्लम क्यों है, इसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। यही तो, हाँ, इसकी वजह ये है कि वो हॉस्पिटल, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको मालूम है हॉस्पिटल किस तरीके से चलाना, किसको रिक्रूट करना, किसको वहां पे जॉब देना, ये उसको मालूम है। वो बराबर से हर साथ हॉस्पिटल चला रहा है। मगर मुमरा के अंदर जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जितने वहां पर काम पर लगे हुए लोग हैं वो हमारे माननीय श्री आमदार साहब के थ्रू लगाए हुए लोग हैं। वो ऐसा लगता है मुझे हॉस्पिटल में भी पॉलिटिक्स हो। हाँ, हॉस्पिटल में देखो, मेरा सिंपल मानना है, किसी को भी जॉब देने से पहले उसको मेरिट को चेक कर लेना चाहिए। अगर वो काबिलियत वाला आदमी है, अगर वो काबिल है तो उसको काम दिया जाना चाहिए। आज ये हाल है वहां पे कि उस हॉस्पिटल के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है मुझे कि वो हॉस्पिटल उनके बाप की प्रॉपर्टी है। जितेंद्र साहब उनके बाप हैं,
और यहाँ पर हम जो भी करना चाहे हम कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, हमारे ऊपर कोई हमको नौकरी से निकाल नहीं सकता है। इसी वजह से हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो है वो सफर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनता यही पूछती है, आप आपके लोगों को काम पे रखिए, आप किसी को भी क्या को रखिए, नहीं रखिए ना, तो आप इंटरव्यू लीजिए, जो उसमें बेस्ट होगा उसको काम पे रखिए ना। तो जनता को फैसिलिटीज भी तो देवे, फैसिलिटीज दे वैसा उस तरीके से आदमी काम करेगा। अगर जो अच्छा होगा, जो बेटर होगा उस हॉस्पिटल के, उसको वहां पे काम पे रखना चाहिए। और इसके लिए हमने मांगनी की है हमारे कमिश्नर साहब से कि जितने भी वहां पर जो रिक्रूटिंग की जो प्रक्रिया है वो महानगर पालिका अपने ताबे में लेवे, उसकी मॉनिटरिंग खुद करे, और जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं सब कुछ चेक करें, उनका क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए, उनका एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि वो काबिल है या नहीं। मेरा एकदम सिंपल मानना है कि हमने 150 करोड़ रुपया उस हॉस्पिटल को बनाने में खर्चा किया, 70 करोड़ रुपया उसके अंदर हमने मशीनरी लाने के अंदर खर्चे की। पैसा किसका है? वो टैक्स पेयर्स मनी है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा है तो जनता को उसके अंदर सहूलियत मिलनी चाहिए या उनकी जान जानी चाहिए। नहीं हो रहा है वहां पे काम, हम इससे बहुत सख्त नाराज है। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि बहुत तीव्र आंदोलन हम करेंगे इसके ऊपर। हो सकता है कि हम इसके अंदर जितने भी हमारे महानगर पालिका के अधिकारी है उनका मुंह काला करेंगे जाकर के, अगर जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल को सुधारा नहीं गया तो। दूसरा सवाल ऐसा है कि वाटर ब्लॉगिंग, जो एक सीवेज का प्रॉब्लम है, वाटर ब्लॉगिंग है मुमरा में। आए दिन अगर 1-2 दिन की बारिश या हैवी रेनफॉल 2 घंटा भी होता है तो वाटर ब्लॉगिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या प्लानिंग्स है आपके पास? अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि देखो मुमरा की जो ज्योग्राफिकल जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी कैसी है मालूम है आपको? मुमरा एक तरफ पहाड़ है, फिर शहर है, फिर खाड़ी है। तो नेचुरली हमारे पास जो उसकी ग्रेविटी है पानी की, वो नेचुरल है हमारे पास। ऑटोमेटिकली पहाड़ का पानी खाड़ी में जा सकता है क्योंकि उसको नेचुरल स्लोप मिल रहा है। अब इसको खाली हमारे को बाइंड करना है, क्लस्टर करके हमारे को नाला बांधना है। आज पिछले 8 सालों से एक नाला मुमरा कौसा में नहीं बनाया गया। फिर हमने क्या किया, हम गए खासदार साहब के पास। खासदार साहब ने मुमरा के लिए 28 करोड़ रुपया दिया। दीवा प्रयोग समिति ने जो हमारा कादर पैलेस से लेकर के कब्रिस्तान से लेकर के शील फाटक एरिया के लिए 57 करोड़ रुपया दिया। दोनों मिलाकर के तकरीबन 78 करोड़ रुपया 83 करोड़ रुपया हमारे को उन्होंने दिया। इस 83 करोड़ रुपए से हमारे नाले का काम चालू है। आप जाकर देख सकते हैं, आज हमारा ग्रीन पार्क का नाले का काम चालू है, हमारे चरनी पाड़ा का नाले का काम चालू है, हमारे किस्मत कमी का नाले का काम चालू है, हमारे शादी महल रोड का नाले का काम चालू है। ऐसे कई नालों का काम चालू है, MM वैली के नाले का काम चालू है। तो ये नाले का पैसा हमारे खासदार साहब ने दिया और ये मिसिंग लिंक्स थी। अगर ये नाले नहीं होते तभी कैचमेंट एरिया हमारा जो इलाके में वाटर लॉगिंग हो रही है। होता क्या है कि इल प्लान एरिया है मुमरा, कहीं पर कोई हिस्सा नीचे है, कोई हिस्सा ऊंचा है। हमारे कब्रिस्तान को जाके देख लीजिए, MM वैली के वो रोड से 6 फुट नीचे था। अब कहेंगे भरने करते 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 5 साल के अंदर वो रोड से भी 2 फीट अभी भी नीचे है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मतलब ये टेक्निक्स है, ये कहां से आएगी? ये हमारे अंदर अगर विजन होगा, हम समझदार होंगे तो हम सही से काम करवा के लेंगे। मगर हम करप्शन में लिप्त होंगे अगर, तो फिर हमको कोई काम से लेना देना नहीं। हम हमारा टका लिए और हट के बाजू हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से बजाना है उस तरीके से बजावे, इस तरीके से हो रहा है। आज हमने अब जो बताइए कि पूरा मित्तल का जो इलाका था, पहले ये कैचमेंट एरिया होकर था। जब ये बारिश जब ज्यादा होती है, मोर देन 100 mm जब बारिश होती है तो ये पानी डिस्पर्स होता था, और डिस्पर्स होकर के पूरा पानी फैल जाता। फिर बाद में आराम से पीछे हमारे उल्लास नदी है, उस उल्लास नदी को जाकर मिलता था, वो वहां से फिर वो पानी आगे की तरफ बढ़ता था। आज वहां पर लीगल बिल्डिंगें बन रही है। मैं लीगल बिल्डिंग या बिल्डरों के खिलाफ नहीं हूं, मगर उन लीगल बिल्डरों ने वहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? एक ने भी नहीं किया। क्यों नहीं करते? ऊपर आशीर्वाद है। राजू जी, जैसे मैंने कहा स्मार्ट सिटी, ठीक है, कलवा में गार्डन है, पार्क है जी, नाना नानी पार्क है, मुमरा में भी बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका भी हक है, बिल्कुल हक है, गार्डन मिले, पार्क मिले, बिल्कुल। तो एक भी गार्डन या एक भी पार्क और आई थिंक सो ना जो प्लेग्राउंड है, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? या फिर देखो जिम्मेदार तो कौन है, ये तो अभी आप लिस्ट बता दोगे। हाँ। कि रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिम्मेदारी के साथ में है। देखो एक बात समझ लो, क्या किया दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के साथ में हाँ। हमें उसका निवारण भी करना जरूरी है। हम निवारण नहीं करें, खाली आरोप लगाएंगे तो फिर हमें और उनमें फर्क क्या है? हम उनको आरोप लगाए, वो हमको आरोप लगाए, तो जनता तो सफर करती रहेगी ना। हमको जनता को निवारण चाहिए, उनको नहीं चाहिए, जनता को चाहिए कि उनके सोल्यूशन चाहिए, उनको सोल्यूशंस चाहिए। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे कि 4.5 एकड़ का प्लॉट इसी पाम रिगेलिया के लग करके हमने महानगर पालिका से हस्तांतरित करने के लिए कहा था। जो रिजर्व था वो हमारे ताबे में आया है, जिसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से फंड ला करके उसका बाउंड्री वर्क का काम हमने, मेरे ख्याल लगता है जुम्मा या शनिचर को हम लोग ओपनिंग कर देंगे। नजीमुल्लाह साहब अभी अमेरिका में है, शायद वो जुमेरात को आने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा जुम्मा को उसकी ओपनिंग कर दी जाए और वो काम चालू कर दिया जाएगा। तो कम से कम हमारे बच्चों को जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनको एक गार्डन होना, प्लेग्राउंड मिल जाएगा। उसी के साथ में चौपाटी के ऊपर हमने 27 एकड़ का गार्डन बनाया। इस चौपाटी के लिए हमने 65 करोड़ रुपया लाया, जिसके अंदर 25%
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के थ्रू पैसा दिया है, 25% स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और 50% महानगर पालिका ने दिया है। तो ऐसा मिलाकर के 65 करोड़ रुपया हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब और उनके लड़के जो यहाँ के खासदार भी है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और 65 करोड़ के अंदर हमने 1.7 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक, 1.8 किलोमीटर का जॉगर्स ट्रैक, 2 किलोमीटर का वॉकवे, 2 एम्पी थिएटर, एक रिवर्स एम्पी थिएटर है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 800 की है, एक एम्पी थिएटर है जिसकी कैपेसिटी 4000 की है, 2 विसर्जन घाट, कैफेटेरिया, ओपन जिम, स्केटिंग रैक्स, इस तरीके से हमने, और डेंस फॉरेस्ट, ऐसा मिलाकर हमने तकरीबन वहां पर 40,000 झाड़ लगाए। तो ये कितना जग गए, कब मिलेगा ये जनता को? सर आप एक बार जाके देख लीजिए, मिल गया जनता को आज माशाल्लाह। वहां पर मैं ये बोलता हूं कि जिस तरीके से मैं, क्योंकि वहां पे सुबह जाता हूं कभी कभार जॉगिंग करने के लिए, तो मैंने देखा कि तकरीबन 2000 लोग वहां पर जॉगिंग करने आ रहे हैं। कुछ काम से बाकी है, बहुत ज्यादा काम बाकी नहीं है, क्योंकि जो काम बारिश में नहीं हो सकते उसको हम हाथ नहीं लगाए, मगर हमारा पाथवे रेडी है, हमारा साइकिलिंग ट्रैक रेडी है, हमारा जॉगर्स ट्रैक रेडी है, हमारा एम्पी थिएटर रेडी है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें छोटी सी वो हम करने के उसको हमने बनाया है। छोटी सी दिक्कत है, इतना अच्छा जो बन रहा है, बन गया है सर। जी। आप अगर लोग यूटिलाइज कर रहे बाहर हैं। देखोगे हाँ। फुटपाथ पर, तो काफी सारे हॉकर्स हैं जो इलीगल हॉकर्स हैं। तो बिल्कुल। सर आपको नहीं लगता कि जब हम इतनी करोड़ों रुपया खर्च करके, टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके कोई चीज बना रहे हैं, जी। तो अगर हॉकर्स वहां पर लगाने भी है, हाँ। तो वो कुछ लीगल तरीके से कुछ अच्छे, बिकॉज वो इतनी अच्छी चीज दिखने के बाद अगर वो हॉकर्स की वजह से बाहर से उसका कुछ एक बैड इंप्रेशन आए जी, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको कहा कि उसके अंदर हमारा कैफेटेरिया भी है, हमने उसके अंदर एक कैफेटेरिया बनाया है जिसका सालाना टेंडर होगा। दुकान हम बनाएंगे, महानगर पालिका खुद दुकान बनाएंगी, तकरीबन 40 दुकान बनेगी उसके अंदर, और उसी के अंदर लोगों को अपना व्यवसाय करना है, चाहे वो चाय की दुकान खोल ले, चाहे वो स्नैक्स कॉर्नर खोल ले, जूस सेंटर खोल ले, रेस्टोरेंट खोल ले, जो चीज चाहिए, कुछ अगर हेल्दी डाइट्स करना है, सलाद सेंटर करना है, वो चीज कर सकता है। हम उसको फायदा उठा रहे हैं लोग वहां पर जाकर। अभी हमारा अगला सवाल सुरक्षा और कानून व्यवस्था। मुंब्रा में आए दिन आप देख रहे हो, मुंब्रा में कई वारदातें हो रही है, बिल्कुल, और ड्रग्स को लेकर या फिर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के इसलिए, तो महिला और बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमारे मुंब्रा में क्या सुरक्षा और क्या कानून व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज इस शहर की आबादी तकरीबन 12 लाख के आसपास है। एज पर सेंसस 7-8 लाख की है, मगर अगर उसको अपन अनऑफिशियल पकड़े तो 12 लाख के आसपास इतनी बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को एक पुलिस स्टेशन है जो दीवा को भी कवर करता है, जो 3 लाख के आसपास की आबादी दीवा की भी है, तब हो गई 12 और 3 15 लाख की आबादी। इस 15 लाख की आबादी के अंदर जो हमारा मुंब्रा पुलिस स्टेशन है उसकी संख्या पर कितनी मालूम है आपको? 158। सिर्फ 158 कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। उसके अंदर भी 33% आदमी छुट्टी पर होता है पर डे। उनको साप्ताहिक जो उनको मिलती है छुट्टी, तो वो छुट्टी पर रहता है। अब 150 आदमी मिल करके इस 12 लाख की आबादी के अंदर कैसे काम करेंगे? इसके लिए हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। आज आप देखिए पिछले 3 महीने के अंदर 3 बड़े बड़े मर्डर हुए। आपने देखा ना, एक नदीम करके था, उसका मर्डर हुआ। उससे पहले एक बेचारा भाजी वाले का 70-80 रुपए के लिए मर्डर हो गया। उससे पहले किसी एक का मर्डर हो गया। ये मर्डर क्यों हो रहा है आपको मालूम है? इस मर्डर की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं ड्रग्स है। अब आगे मैं उसके ऊपर आगे आता हूं कि ठीक है, ये तो आरोप हो गया, अब इसका उपाय क्या? हम लोग कम से कम 3 मरतबा हमारे कमिश्नर आशुतोष डोमरे साहब के पास हम लोग गए। हमने उनको कहा कि जो एनडीपीएस की जो टीम है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें और अधिकारी डालने चाहिए। तो उन्होंने इसके अंदर 2 एपीआई डाले हैं, 4 पीएसआई डाले हैं और कुछ कांस्टेबल डाले हैं। और हमने उनसे कहा है कि कहीं पर भी अगर कोई आपको फोन करता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि एक आम आदमी जो है, पढ़ा लिखा सुशिक्षित आदमी जो है, वो इनसे डरता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ड्रग एडिक्ट है, ये कभी भी मुझ पर हमला कर देगा। तो होता क्या है कि मैंने फोन किया पुलिस डिपार्टमेंट में, 5 मिनट में सामने वाले को पता चलता है कि फोन कहां से आया था, ये लीक हो जाता है, और फिर वो अपनी जान को डरता है कि नहीं मुझे फोन नहीं करना है। तो मेरा यह मानना है कि इसको गोपनीय तरीके से रखा जाए। कोई भी अगर आदमी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कहां पर भी ड्रग्स बेचा जा रहा है या पिया जा रहा है, तो उस इलाके को फौरन पुलिस स्टेशन आकर के एक्शन लेवे, और जिसने फोन करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसको गोपनीय रखा जाए। इसी के साथ में बहुत सारी आइसोलेटेड जगह के ऊपर लोग चरस, गरद, गांजा या एमडी पी रहे हैं। मैं हमारे तमाम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे मुंब्रा के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि एक टीम बन करके, क्योंकि अकेले कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है, हर आदमी डरेगा, मैं भी खुद डरता हूं। तो इस तरीके का जो हादसा हो रहे हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में मिल करके, मैं पुलिस को दोष नहीं देता हूं क्योंकि पुलिस की संख्या भली कम है, वो कहां से काम तरीके से ड्रग्स फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। दोष देके कुछ नहीं होगा, दोष देके कुछ नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, हमें आगे आना पड़ेगा, और एक नेता हमें आगे आना पड़ेगा। दृष्टिकोण, बिल्कुल, हमारा एक विजन होना चाहिए ना हमारा। और दूसरी एक बात होती है कि सीसीटीवी कैमरास, जी,
इन ईच एंड एवरी लेन, हाँ। हर एक गली में, मोहल्ले जी, में जी। सीसीटीवी कैमरे होने हाँ, चाहिए। बिल्कुल होने ये चाहिए, भी सुरक्षा व्यवस्था में ही आता है। बिल्कुल आता है। आपको क्या लगता है कि उतने कैमरेज लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ तो ट्रैफिक के भी कैमरेज नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं कि पिछले 26-27 साल 28 सालों से हम इस सत्ता में हैं और रशीद कमल हम संभाल रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं 68 कैमरास हमने अपने पैसे से, किसी से मैंने चंदा नहीं मांगा, किसी से मैंने पैसा नहीं मांगा, और मैंने पूरे रशीद कंपाउंड के अंदर मैंने कैमरास लगाए। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पर लगाए। मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, नीति आयोग की तरफ से पैसा आता है कि जहां पर भी जो ऐसे जंक्शंस है, चाहे जो वाई जंक्शन हो गया या पुलिस स्टेशन का हिस्सा हो गया, महानगर पालिका के प्रभाग समिति का हिस्सा हो गया, वहां पर इस तरीके से कैमरे लगाए जाने चाहिए। नहीं लगाए जा रहे हैं, लगाए भी जा रहे हैं तो चालू नहीं होते हैं वो। तो इस तरीके के कामों को हमको देखते हुए हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत बातें की, मगर हमने उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया। हमने खाली बात ही नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि नहीं कैमरे लगवाए जाएंगे, हमने लगाए। आज रशीद कंपाउंड में पेट्रोल पंप से लेकर के देवरी पड़ा तक जैसे 68 कैमरे मैंने लगाया। 68 कैमरे मैं सीरियस कहा, समाज सेवक ने लगाना चाहिए, लगाए नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं लगाया, नहीं, मगर कुछ लोगों ने लगाए भी है, कुछ लोगों ने लगाए, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे जितने लगने चाहिए उतने नहीं लगे। और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है तो इस टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना चाहिए। आज आप जाके देखिए बड़े देशों के अंदर, विकसित देशों के अंदर, आपको सेकंड के अंदर आपको आपके अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई चोरी की वारदात होती है या कोई डकैती होती है या कोई मर्डर होता है या कोई अटैक होता है या कोई झगड़ा होता है, विद इन अ सेकंड पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर उनका रिकॉर्ड चला जाता है। तो ये मुमरा में क्यों नहीं हो रहा है? थाना में हो रहा है, थाना में कंट्रोल रूम है सीसीटीवी कैमरेज का, वहां हो रहा है, मगर मुमरा में नहीं हो रहा है। राजू जी, अगली चीज है रोजगार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी। मुमरा के अंदर आज अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली अगर है तो हॉकर्स की वजह से, मतलब थोड़ा इकोनॉमी हॉकर्स, रिक्शाज एंड हॉकर्स से ज्यादा रोजगार जो रिक्शा दे रहा है। नौजवान है, ऐसे कई लोग हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, बिल्कुल एक नौजवानों को रोजगार, बिल्कुल कई 1 हायर परसेंटेज ऑफ यूथ बाहर ट्रैवल कर, अनएम्प्लॉयड है भी, और अगर एम्प्लॉयड भी है तो बेचारा बाहर है, या लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट नहीं हो पा रही है। लोकल जॉब्स के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रमजान में मुमरा शहर की इकोनॉमी सबसे ज्यादा हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ हॉकर्स की वजह से। एक वो तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या स्टार्टअप्स करने चाहिए, ऐसे रोजगार की क्या मतलब योजनाएं लानी चाहिए हमारे मुमरा के अंदर? और दूसरी बात है कि कई सारी योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए आती है, बुजुर्गों के लिए आती है, दिव्यांगों के लिए भी आती है, पर वो कहीं ना कहीं हमारे मुमरा की जनता तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा कि जिस तरीके से मुमरा कौसा में हमारे पास 13 एकड़ का स्लॉटर हाउस रिजर्व किया गया था, वो 13 से 11 हुआ, 11 से 6 हुआ, 6 से अब 2 एकड़ पर आ गया। हम 2 नहीं, हम 6 एकड़ पूरा ले लेंगे, उतनी हमारे अंदर ताकत है कि हम डरा धमका के भी ले लेंगे और कैसे भी ले लेंगे, हम 6 एकड़ का पूरा स्लॉटर हाउस बनवा करके लेंगे। अगर ये स्लॉटर हाउस उस जमाने में अगर बन गया होता, आपको मालूम है स्लॉटर हाउस कितना रोजगार देता है? एक स्लॉटर हाउस तकरीबन 4000 लोगों को रोजगार देता है। कोई उसके अंदर हड्डी बेच रहा होता, कोई गोश्त बेच रहा होता, कोई ऑर्गन्स बेच रहा होता, कोई घास बेच रहा होता, कोई भैंस बेच रहा होता, कोई बकरे बेच रहा होता, कोई दूध बेच रहा होता, बहुत सारी चीजें बिकती। कोई टेम्पो वहां चला रहा होता, कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस वहां कर रहा होता, कोई जंगल से लाकर के माल बेच रहा होता। तो 4000 आदमी वहां पर काम पे लग सकते थे। मगर आज मुमरा में स्लॉटर हाउस किस वजह से रुका हुआ है आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। कहीं ना कहीं बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसी के साथ में आपने कहा हॉकर्स, मुमरा कौसा में सबसे बड़ा रोजगार का जरिया, मैं नहीं मानता इसको। मुमरा कौसा में 10,000 हॉकर्स होंगे जो रास्ते पे खड़े रह करके बिजनेस कर रहे हैं, और बेचारे हमेशा बर्बाद होते हैं, क्योंकि हर 2-4 महीने के अंदर एक ना एक बार जरूर महानगर पालिका से ऊपर कार्रवाई करती है। उनके जो बेचारे सरमाया कमा के ऊपर थोड़ा उठने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी कमर टूट जाती है और नीचे बैठ जाते हैं। मगर उससे बड़ा रोजगार जो है मुमरा कौसा के अंदर 8,000 रिक्शा देती है। एक रिक्शा के अंदर 3 शिफ्ट होती है, मालूम है आपको? 3 शिफ्ट के अंदर अगर 8,000 रिक्शा को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24,000 आदमी रिक्शा से रोजगार कमा रहा है।
तो क्या इन रिक्शा ड्राइवर, ये भी इंसान है बेचारे, ये भी बेचारे मेहनत करके हमारे शहर को भी सर्व कर रहे हैं और हमारे शहर के अंदर वो रिक्शा चलाकर अपना रोजगार भी पाल रहे हैं। तो क्या इनके रोजगार के लिए हमें इनकी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए? इनके रिक्शे के बेस नहीं होने चाहिए? इनके रिक्शा के स्टैंड नहीं होने चाहिए? क्या इनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से फाइनेंस नहीं होना चाहिए कि भाई सरकार की तरफ से इनको रिक्शा खरीदने के लिए जीरो इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाए, इनको लाइसेंस एंड बैच बनाने के लिए पैसा मिल जाए, या कुछ ना इनकी गाड़ी के रिपेयर के लिए इनको पैसा मिल जाए? ये होना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा है। हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि महानगर पालिका की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं। मैं आपको वाहिद शख्स मैं आपको बताता हूँ मैं कि मुमरा कौसा में जब पहली मरतबा 2008 में मैंने इसके ऊपर मेहनत करना चालू किया था तो मैंने 40 लाख रुपये बंटवाया था। और ये डीबीटी होता है, मालूम है आपको? ये जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो अकाउंट नंबर आप दोगे उसके अंदर वो पैसा ट्रांसफर होकर आपको मिलता है। इसके अंदर वृद्ध महिला जो 60 साल के ऊपर की है, जिसके जो विधवा है, विधवा महिला, उसको पैसा मिलता है। आपके घर के अंदर लड़की पैदा हुई तो उसकी माँ को पैसा मिलता है, कैंसर पेशेंट को मिलता है, हर्निया पेशेंट को मिलता है, डायलिसिस पेशेंट को मिलता है, किन्नरों को मिलता है। स्कॉलरशिप के अंदर आपको 10वीं 12वीं और 15वीं के बच्चों को मिलता है। ऐसी बहुत सारी 26 या 27 की महानगर पालिका की है। और उसके बाद में हमारे महिला बचत गट के तरफ से अगर आप लोगों ने व्यवसाय करना चाहती है औरतें, तो उनको 2.5 लाख रुपए का लोन जीरो इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। आप 2.5 लाख रुपए लीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट किए, जब आपके पास पैसा आएगा तो धीरे धीरे करके आप उसको लौटा दीजिए। तो ये सब स्कीमें हमारे को पब्लिक तक के पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो नहीं, हम कर रहे हैं, हम तो बैनर्स लगाते हैं उसके। और आज को मैं बता दूं कि आज मुमरा कौसा में सबसे ज्यादा पैसा इस समाज विकास विभाग की जानिब से मेरी ऑफिस से बढ़ता है। तकरीबन इस साल का रिकॉर्ड है 4 करोड़ 87 लाख रुपया, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ रुपया अगर गरीबों को उनके घर तक के पहुंच करके मिल रहा है, जिस तरह आपकी ऑफिस से बढ़ता है, अगर सब जगह होना चाहिए, ये सब जगह होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मुमरा कौसा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, इलिटरेट लोग ज्यादा हैं। तो हमको उनको, और लोगों के अंदर एक दुविधा ये भी है कि वो पहले ही हार मान चुके लोग हैं, वो सिस्टम से लड़ना नहीं चाहते। जब लड़ना चाहोगे तो जानोगे ना सिस्टम के बारे में। आज ये हो गया है कि हमारे को आधार कार्ड बनाना है, करेक्शन करना है, राशन कार्ड का काम है, हमारे पास वोटर आईडी का काम है, हम भाग करके किसी समाज सेवक के पास जाते हैं। क्यों जा रहे हैं आप समाज सेवक के पास? आपके पास सिस्टम है ना, आप जाइए, सिस्टम को हिलाइए, आप राशनिंग ऑफिस में जाइए। अब मेरे पास यहाँ पे देवरीपाड़ में 4 जनता को जागरूक होना जरूरी है, उनको सिस्टम को समझना जरूरी है। जब तक कि आप सिस्टम को समझोगे नहीं तब तक आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते। क्योंकि अभी देखा गया है मुमरा में इलिटरेसी रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन की वजह से वो ज्यादा है। तो लेकिन कहीं पर ना एक जो माँ बाप का रुझान है पढ़ाई की तरफ से बच्चों, वो कभी बढ़ रहा है। हमारे मुमरा में काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, काफी ऐसे हमारे रशीद कपूर से आईएएस हुआ है, हमारे रशीद कपूर हम लोगों को कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को आगे लाना चाहिए जो आईएएस बने हैं, ताकि वो हमारी जनता को एडुकेट करें? देखो ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि गवर्नमेंट की स्कीमों से जो उनको पैसा मिल रहा है, मगर आज मुमरा कौसा इस मामले में बहुत ही सखावत वाला है। क्योंकि आज कोई भी बच्चा या बच्ची अगर हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेकर के आता है, आती है, तो उसको मदद किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। उसका स्कॉलरशिप तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर उसको कम से कम उसके कॉलेज की फीस है, अगर वो हायर स्टडीज के लिए बाहर गाँव जाना चाहते हैं तो उसकी फीस का काम है, वो लोग देते हैं, बराबर से अच्छे तरीके से देते हैं। राजू भाई, आपसे लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। हमारे मुमरा में अलग अलग समुदाय के लोग हैं और महाराष्ट्र में आज जो एक हिंदी और मराठी का विवाद चल रहा है, हमारे मुमरा में ऐसा कोई विवाद नहीं रहता है। तो ये अलग अलग समुदाय के लोगों को बनाए रखने के लिए, एक साथ बनाए रखने के लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं मुमरा कौसा को सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पे 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। 40 के भी ऊपर हो गए मुझे, 42-43 साल हो गए मुझे। इस 43 साल के अंदर मैंने कभी यहाँ पर कोई दंगा नहीं देखा। यहाँ पर 82 के राइट्स हुए, यहाँ पर 92 के राइट्स हुए, या उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग मसले हुए, मगर मुमरा कौसा का हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई जो है वो सर्वधर्म संभव में विश्वास रखता है, अनेकता में एकता में विश्वास रखता है। क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रेड इन मुंबई हूँ, तो मुझे मराठी आती है, मैं मराठी में बात करता हूँ, मराठी में भाषण देता हूँ, मराठी में इंटरव्यूज देता हूँ बहुत सारे। तो मराठी सीखना अच्छी बात है, मगर किसी को अगर नहीं आती है तो उसको मारना बुरी बात है। इस देश के अंदर चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, तमिलियन हो, तेलुगु वाला हो, कन्नड़ का हो, मलयाली हो, गुजराती हो, राजस्थान का आदमी हो, जम्मू एंड कश्मीर का आदमी हो, उत्तरांचल का आदमी हो, हर एक की अपने अपने प्रांत की अलग अलग भाषाएं होती है। मगर
जब वो किसी दूसरे भाषा देश प्रांत में जाता है तो अपना प्रांत का बन के नहीं जाता है। मैं अगर यूपी से महाराष्ट्र आया तो मैं यूपी वाला होकर के नहीं आया, मैं हिंदुस्तानी बन करके आता हूं। तो हमारा जो देश है, इस देश की जो सेकुलर फैब्रिक है बहुत स्ट्रांग है। हमारे को किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं, हम इशारों में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इंसानियत को पूजा करने वाले लोग हैं। हम मतलब ह्यूमैनिटी को पूजा करने वाले लोग हैं। तो हमको किसी भाषा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से आज इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र शहर के अंदर, महाराष्ट्र सूबे के अंदर मारा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के ये बहुत गंदा रूप ले लेगा और बहुत तकलीफ देगा। एक चीज और बोलना चाह रहा था मैं आपसे, तो मेरे दिमाग में बात आई तो मैं बोल रहा हूं आपको मैं, कि आज हमारे थाने महानगर पालिका के अंदर 9 प्रभाग समितियां हैं, मालूम है आपको? 9 प्रभाग समितियों की इंडिविजुअल बिल्डिंग्स है, उनकी खुद की एक स्वतंत्र बिल्डिंग है, जिसके अंदर एएमसी बैठता है, अतिक्रमण विभाग बैठता है, टैक्स का विभाग बैठता है, पानी का विभाग बैठता है, फलाना बैठता है, धमाका बैठता है, बर्थ सर्टिफिकेट वाला बैठता है, डेथ सर्टिफिकेट वाला बैठता है। हर आदमी एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठ करके वो काम करता है, और वो महानगर पालिका की खुद की बिल्डिंग होती है। आज हमारी मुमरा की महानगर पालिका, मुमरा की प्रभाग समिति का यह हाल है कि मुमरा प्रभाग समिति भाड़े के ऊपर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर चल रही है। आप देखें एमएमएलए के अंदर वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वो बीएसयूपी की बिल्डिंग है, बेटर सर्विस फॉर अर्बन पुअर की बिल्डिंग है, जिसके अंदर भाड़े के ऊपर लेकर के महानगर पालिका अपना प्रभाग समिति चला रही है। और उस प्रभाग समिति के कई अलग अलग वो हैं, कचरे वाले कहाँ बैठ रहे हैं तो भाई फायर ब्रिगेड पेटी में बैठ रहे हैं, टैक्स वाले कहाँ बैठ रहे हैं तो बोले भाई अलमास कॉलोनी में बैठ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कहाँ बैठ रहे हैं तो बोले भाई फलानी जगह पर बैठ रहे हैं। क्यों ये दुर्व्यवहार हमारे साथ में? क्या हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मुमरा को एक प्रभाग समिति नहीं दे पाए? हम देंगे, मगर हमने प्लान किया और इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर अंदर हमारा उसका काम चालू हो जाएगा, उस प्रभाग समिति का। जी तो दर्शकों, ये थे राजू अंसारी जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से जनता के हर सवाल का जवाब दिया। राजू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे सवालों के, जनता के सवालों के जवाब दिए। जनता से यही गुजारिश है कि अगर ऐसे आप और कई सवाल राजू जी से या फिर कोई और अन्य प्रत्याशियों से या राजनेताओं से पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।